एपिसोड 6 जिंदगी और मौत की लड़ाई। डाकुओं से दो दो हाथ करने के दौरान डाकुओं का सरदार शक्तिवीर रैंक का शीर्ष योद्धा वीरेंद्र प्रताप भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और देवराज पर अपनी तूफानी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करता है। वीरेंद्र प्रताप के तूफानी तलवार तकनीक से आसपास की हवाएं कतती हुई महसूस होती है और उस तलवार से छोटी छोटी तलवार निकाले लगी। उन तलवारों सामने आने वाली हर एक चीज़ को तबाह करती आगे बढ़ रही थी। वीरेंद्र प्रताप ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगा, धीरेंद्र भैया, आपका काम मैंने खत्म कर दिया है और इस काम के बदले में मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। और जोर जोर से हंसने लगा। तभी शक्तियों के तूफान के बीच से एक जोरदार धमाका होने की आवाज़ आती है और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी। जब धूल छटती है तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया था जिसमें से एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आता है। उस आदमी के पूरे शरीर धूल से ढक गया था। उसे देखकर वीरेंद्र प्रताप कहता है, यह आदमी, मेरे इतने शक्तिशाली हमले के बाद भी यह आदमी जिंदा है। ये कॉकरोच की तरह मरता ही नहीं और बार बार वापस आ जाते हैं। देवराज ने कहा, तेरी औकात ही नहीं मुझे मरने की, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे बच कर जाते हो। साथियों, इस पर चारों तरफ से हमला करो, आज बचकर यह जाने ना पाए। वीरेंद्र प्रताप ने अपने सभी साथियों से कहा जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। अब तक रुद्र भी अपनी ट्रेनिंग छोड़कर बैलगाड़ी के बाहर आ गया था। अपने बाबा को यूं अकेले लिए चार योद्धाओं से लड़ता हुआ देखकर वह भी युद्ध में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी बहन भैरवी ने समझदारी दिखाते हुए उसे रोक लिया, वरना देवराज के लिए लड़ाई कर पाना और भी मुश्किल हो जाता। रुको भैया, आप क्या कर रहे हो वहाँ? अगर हम युद्ध में शामिल हुए भी तब भी हम बाबा की मदद करने के बजाय उन पर बोझ बन जाएंगे। उसमें एक एक योद्धा हमारी तरह कमजोर नहीं है। वह तीनों योद्धा शक्तिवीर रैंक के शीर्ष योद्धा है और वह उन सबका लीडर परमवीर रैंक का योद्धा है। ऐसे में भला हम वहां जाकर बाबा को और मुश्किल में डाल देंगे। भैरवी ने अपने भैया को समझा हुए कहा। भैरवी की बातों को रुद्र ने समझा और अपने जज्बातों को काबू में किया और अपने बाबा और चारों योद्धाओं के बीच के युद्ध को बड़े ध्यान से देखने लगा। आपके साथ हो रहे हर ज्यादती का बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। मैं आपके लिए बहुत ताकतवर बनूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। देखना बाबा, ये मेरा आपसे वादा है। रुद्र ने मन ही मन फैसला कर लिया। चारों योद्धा देवराज को घेर लिया था और उस पर लगातार हमले करते जा रहे थे, जिससे देवराज जैसे तैसे करके बच रहा था। उसके लिए उनके सभी हमलों को चकमा देना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। देवराज ने अपनी तलवार में शक्तियां भरकर उसे हवा में लहराई, जिससे शक्तियों की एक लहर निकली जो चारों योद्धाओं की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार चारों योद्धा पूरी तरह से तैयार थे और हमला टकराने से पहले ही उन्होंने अपने शक्तियों से शक्ति कवच तैयार कर लिया। देवराज की शक्तियां जैसे ही शक्तिवीर रैंक के योद्धाओं से टकराई तो उनका कवच टूटकर बिखर गया और वे तीनों योद्धा दूर जा गिरे। लेकिन वीरेंद्र प्रताप, जो कि परमवीर रैंक का योद्धा था, उसे भी 10 कदम पीछे खिसकने के लिए मजबूर कर दिया। इस हमले में देवराज की लगभग सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर वीरेंद्र प्रताप ने देवराज पर एक जोरदार हमला कर दिया। वीरेंद्र प्रताप ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तूफानी हवाई हमला। वीरेंद्र प्रताप के शरीर से शक्तियां निकालकर एक तूफान का रूप धारण कर तेजी से देवराज की तरह बढ़ने लगा, जिसे देवराज बच न सका और उसकी शक्तियों से बना कवच बिखर गया। वह उस तूफान में फंस गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसमें और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। इस हमले में वीरेंद्र प्रताप ने भी अपने पूरी परमवीर रैंक की शक्तियां इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से वह भी हाफ रहा था। वीरेंद्र प्रताप ने हाफते हुए देवराज से कहा, अब तो तुम गए। देवराज, अपने ऊपर वाले को, आपने बच्चों को आखिरी बार याद कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाओगे। और अपनी तलवार में शक्तियां भर के देवराज की तरह पिछली जो तेजी से देवराज की तरफ बढ़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देवराज के कानों में चुभ सी रही थी। देवराज ने अपनी तरफ आती हुई तलवार को देखा। उसमें एक हमले में वीरेंद्र की बची खुची 10% शक्तियां भरी हुई थी। अगर वह तलवार देवराज को लग जाती तो उसका बचना नामुमकिन था। देवराज ने अपने दांत भींचे और जैसे तैसे करके खड़ा हो गया और अपने मुंह में एक छोटी सी लो ग्रेड की शक्ति बढ़ाने वाली गोली खा लिया, जिससे उसकी 10% शक्तियां तेजी से वापस भरने लगी। वीरेंद्र प्रताप ने देवराज को गोलियां खाते हुए देखा तो उसने कहा, तुम क्या समझते हो, तुम ये लो लेवल की शक्ति बढ़ाने वाली गोली खाकर मुझे बच जाओगे? नहीं देवराज, तुम्हें मुझसे आज कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हें आज मरना ही होगा। और अपने बैग से एक मिडल लेवल की शक्तियां बढ़ाने वाली गोली खा ली, जिससे उसकी 30% शक्तियां वापस आ गई और उसकी चोट भी भरने लगे। ये देखकर देवराज के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसका चेहरा चिंता से भर गया। तो क्या देवराज वीरेंद्र प्रताप से बच पाएगा या आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा? और क्या होगा आगे, रुद्र और भैरवी के साथ जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 07 नकाबपोश।
देवराज चार योद्धाओं से अकेले ही लड़ रहा था, जिसमें देवराज पूरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां खाकर फिर से लड़ने को तैयार हो गया। देवराज को शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां खाता देख वीरेंद्र प्रताप भी मिडिल लेवल की शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां खा लेता है, जिससे उसकी 30% शक्तियां तेजी से बढ़ने लगती है और उसके चोट भी भर जाते हैं। ये देखकर देवराज के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वीरेंद्र के हमले से बच जाता है। वीरेंद्र प्रताप की शक्तियों से बनी तलवार जिस जगह पर टकराती है उसे जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। वीरेंद्र प्रताप देवराज से कहता है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो देवराज? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारा आज यहाँ से बचकर जाना बहुत मुश्किल है। तुम जैसा बुजदिल क्या समझेगा, एक असली योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, और मैं तो एक बाप जो अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाएगा, लेकिन अपने बच्चों पर आँच नहीं आने देगा। देवराज ने कहा, बातें अच्छी कर लेते हो देवराज, लेकिन लड़ाई बातों से नहीं ताकत से जीती जाती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है देवराज। और पूरे सकार ग्रह में केवल ताकत की पूजा की जाती है। जिसके पास ताकत होती है वहीं इस दुनिया में राज करता है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करके देवराज ने की तरफ फेंक दिया, जो सीधे देवराज के सीने से जाकर टकरा गया है, और देवराज के मुंह से जोरदार चीख निकली और वह उछलकर 100 मीटर दूर जा गिरा और खून की उल्टियां करने लगा। वीरेंद्र प्रताप ने पलटकर रुद्र और भैरवी की तरफ देखा और अपने आदमियों से कहा, जाओ उन दोनों को यहाँ लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ एक बाप अपने बच्चों को मारता हुआ देखकर क्या करता है। और जोर जोर से हंसने लगा। देवराज ने कहा, मेरे बच्चों को हाथ भी मत लगाना वरना। वीरेंद्र प्रताप ने कहा, वरन क्या मारेगा मुझे, आ मारना। और जोर जोर हंसने लगा, हा हा हा। रुद्र और भैरवी को पकड़कर लाते हैं। देवराज के सामने ही रुद्र का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। रुद्रा उसके छूटने कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं पाता है। वीरेंद्र प्रताप ने कहा, देखो देवराज, मैं कैसे तुम्हारे बेटे को, कैसे तुम्हारे ही आंखों के समाने उसी आत्मा को परमात्मा के पास भेजता हूं, और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखो देवराज देखो, ऐसा मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता। हा 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 हा। और जोर जोर से हंसने लगा। देवराज उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, वीरेंद्र मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और उसकी आंखों में अपने बेटे को खोकर डर साफ झलक रहा था। तुम्हारा ये कमजोर और नाकारा बेटा मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। वो मुझे तुम लोगों की शक्ल ही पसंद नहीं है, और इसीलिए मैं इस शक्ल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। और अपने हाथों में शक्तियाँ इकट्ठा करके रुद्र के सिर की तरफ ले जाने लगे। देवराज ने ये देखकर उठने की बेहद कोशिश की, लेकिन वह उठा ना सका। उसने अपने शरीर की एक एक बूंद शक्ति खर्च कर दी थी। तभी अचानक एक तीर वीरेंद्र प्रताप के शक्तियों से भरे हाथों से आकर टकरा गया। उस तीर में ढेर सारी शक्तियां भरी हुई थी, जिसे वीरेंद्र का हाथ उसके शरीर से काटकर अलग हो गया। वीरेंद्र प्रताप अपना कटा हुआ हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ गया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है जिसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, सामने आओ। दूर से 3 लोग घोड़े की सवारी करते हुए उनकी तरफ ही आ रहे थे। उनमें से एक के पास तीर धनुष था। उसने काले और नीले रंग के कपड़े पहने थे और सिर को ढकर रखा था। उसे दूर से पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने धनुष पर एक साथ 3 तीर चढ़ाया और फिर अपनी शक्तियां तीर में भेज दी, जिससे तीर लालक से चमकने लगा और तीर को तीनों शक्तिवीर रैंक के योद्धाओं पर छोड़ दिया, जो उन तीनों योद्धाओं के माथे के आर पार हो गया और वह वहीं देर हो गए। कौन हो तुम, और मेरे आदमियों को क्यों मार रहे हो, और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वीरेंद्र प्रताप ने डरते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, उस आदमी ने अपनी दबंग आवाज में कहा। उसे आदमी की आवाज़ सुनकर वीरेंद्र प्रताप की चेहरे की हवायां ही उड़ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ छा गया। भानु तुम, और यहाँ, ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने कबीले से कभी बाहर नहीं आता। तो आज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह आवाज़ नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हो सकता। ये आवाज़ मैं नहीं भूल सकता। नहीं, ये वही है। यही सब बड़बड़ते हुए वह वहाँ से भागने को तैयार हो गया। भगाना चाहते हो? नहीं भाग पाओगे। उसे नकाबपोश की आवाज़ बिजली की तरह गजी और एक 2 मीटर की लंबी तलवार तेजी से घूमते हुए वीरेंद्र प्रताप के पीछे जाने लगी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सर लुढ़कते हुए देवराज के पैरों के पास जा गिरा। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। कौन है ये अजनबी नकाबपोश? क्या ये दोस्त हैं या दुश्मन? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 08 पुराना दोस्त। वीरेंद्र प्रताप और देवराज के बीच की लड़ाई में देवराज पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसी दौरान वीरेंद्र प्रताप रुद्र को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी आकर रुद्र की जान बचा लेता है और वीरेंद्र प्रताप और उसके सभी साथियों को मार देता है।
वीरेंद्र प्रताप को जान से मरने के बाद वह आदमी अपने घोड़े से नीचे उतरता है और अपने चेहरे से नकाब को हटाता है, जिससे उसका चेहरा साफ नजर आने लगता है। उसका चेहरा देखकर देवराज के आंखों में एक अलग सी खुशी नजर आने लगी और वह मुस्कुराते हुए उसे आदमी को देखने लगा। नकाबपोश आदमी देवराज के मुंह में एक मिडल लेवल की जख्म भरने वाली गोली डाल देता है। देवराज जी उसे मना नहीं करते और उसकी गोली निगल जाता है और देवराज को धीरे धीरे पहले से बेहतर महसूस होने लगता है। भानु मेरे दोस्त, कितने साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, लेकिन तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हारी उम्र बढ़ गई लेकिन तुम्हारा अंदाज आज भी वही जवानी वाला जोश देखने को मिल रहा है। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी कहाँ बदले होते हो देवराज, आज भी वही जिद्दीपन, अपनी जान की बाजी लगाना, अकेले ही किसी से भी लड़ जाना, तुम भी कहाँ बदले हो। और गले से लगा लिया। भानु की आंखों में आंसू छलक आए थे। फिर कभी ऐसा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देता हूँ, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं, भानु ने रुवासी आवाज में कहा। तभी भैरवी और रुद्र भी अपने बाबा के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर देवराज उन्हें अपनी गले से लगा लेता है। रुद्र भानु को देखकर अपने बाबा से पूछता है, बाबा ये कौन है, और अपने बाबा की तरह मासूमियत भरी नजरों से दिखने लगा। देवराज ने कहा, भैरवी और रुद्र, ये मेरे सबसे अजीज दोस्त है और तुम्हारे भानु चाचा हैं, नमस्ते करो इन्हें। देवराज के इतने कहने के साथ ही भैरवी और रुद्र ने भानु चाचा के पैर छूकर प्रणाम किया। रुद्र और भैरवी के व्यवहार से भानु चाच को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मजाक करते हुए कहा, बच्चों मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ, मैं तो तुम दोनों का बड़ा भाई लगता हूँ। मैंने ठीक कहा ना भैरवी। भैरवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र मन ही मन हंस रहा था। भानु चाचा ने कहा, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी जवान हूँ। और उसकी बात पर सभी खुलकर हंस पड़ते हैं। अच्छा बच्चों, उन सभी योद्धाओं के युद्ध संसाधन ले लो, उनके पास काफ़ी मात्रा में युद्ध अभ्यास संसाधन होंगे, जिससे तुम्हें भविष्य में योद्धा बनने में मदद मिलेगी। भानु चाचा की बात सुनकर रुद्र और भैरवी दोनों ही योद्धाओं के पास गए और उनके सामान उठाने लगे, जिसमें उनके बैग और उनकी स्पेस टो की अंगूठी भी शामिल थी। तुझे देखे हुए कई साल बीत गए, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती थी, भानु चाचा ने देवराज से पूछा। देवराज ने कहा, मुझे तेरी याद तो बहुत आई, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां मुझे तुझसे मिलने के लिए जाने से रोक दे रही थी। देवराज की आंखों में मजबूरी साफ झलक रही थी। हाँ मैं आ गया हूं तो बातें तो बनाएगा ही, इससे पहले मैं तुझे याद भी था या भूल गया था कि तेरा एक दोस्त भी है जो तेरे लिए जान दे सकता है तो किसी की जान ले भी सकता है, भानु चाचा ने शिकायत करते हुए कहा। देवराज ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं ऐसी ही बात है, तभी तूने मुझे एक पल में पराया कर दिया। तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। क्या तूने अपने दोस्त को इस लायक भी नहीं समझा कि तू अपने दुखों में मुझे शामिल कर सके, भानु चाचा ने नाराजगी जताते हुए कहा और उसके आंखों में अपने दोस्त से मिलने की खुशी साफ नजर आ रही थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, देवराज ने अपने दोस्त से कहा और असहाय होकर अपने दोस्त की तरफ देखने लगा। मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने आया था और तुम्हारे दल गया, वहाँ जाकर पता चला कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ है, और इस तरह तुम्हें ढूंढते हुए मैं आश्रम भी गया था तो वहाँ पता चला कि तुम तो काल भैरव के मंदिर गए हो। वहाँ भी जब तुम नहीं मिले तो मैं तुम्हारी शक्तियों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। मैं वक्त पर आ गया, वरना ना जाने आज तुम्हारे साथ क्या हो जाता, और तुमने मुझे इतना कुछ होने के बाद भी एक संदेशा भी भेज देना जरूरी नहीं समझा। कितने लापरवाह हो यार तुम। ओ अच्छा, हीरो बनने चले थे लेकिन बन गए जीरो, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना। इसी तरह अपने प्यारे दोस्त को डांटते हुए भानु चाचा ने कहा। देवराज अपने दोस्त की डांट सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आखिर मुस्कुराए क्यों ना, उसका पुराना दोस्त जो उसे मिल गया, जो उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे दोस्त बड़े नसीब वालों को मिलता है, जो देवराज को सालों पहले इसी तरह से एक लड़ाई के दौरान मिले थे। तू बस एक बार बोल दे मुझे, मैं तेरे दल में घुसकर उसे धीरेंद्र को मारूंगा। तेरा भाई मजाक नहीं कर रहा है, तुम बस एक इशारा कर दे, भानु चाचा ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा। तो क्या देवराज और भानु चाचा मिलकर धीरेंद्र पर हमला करेंगे या फिर धीरेंद्र से बदला लेने का ख्याल छोड़ देंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे इस कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर को सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 09 सूर्य का बिला। भानु चाचा अपने दोस्त देवराज से सालों बाद मिलते हैं। इस दौरान उनके बीच ढेर सारी बातें होती हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त के साथ इनका सालों में बहुत कुछ बदल गया है। साथ ही उन्हें उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी के बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वह सत्यम दल के धीरेंद्र को मारने की बातें कहते हैं। नहीं दोस्त, ये बदला लेने जैसे बेकार की चीज़ों का समय नहीं है, ये तैयारी करने का समय है। देवराज ने अपने दोस्त भानु को मना करते हुए कहा। कैसी तैयारी है, क्या इरादा है? भानु ने अपने दोस्त को छेड़ते कहा।
तुम तो जानते हो मेरा बेटा 15 साल का हो गया है लेकिन वो अभी योद्धा तक नहीं बन पाया। सब लोगों उसे कमज़ोर कहते हैं, उसे ताबीज़ भी ऐसा मिला है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि इसका कोई भविष्य नहीं। लेकिन मैं इस दुनिया वालों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी योद्धा किसी ताबीज के भरोसे योद्धा नहीं बनता। वह योद्धा बनता है तो अपनी मेहनत और लगन से बनता है। और यह बात मेरा बेटा एक दिन सबको साबित कर देगा। देवराज ने अपनी आंखों में अपने बेटे के लिए बेइंतहा भरोसा जताते हुए कहा। भानु ने भी अपने दोस्त को भरोसा जताते हुए कहा, कोई भी योद्धा अपनी मेहनत और लगन से ही एक योद्धा बनता है, वरना हम आज परमवीर रैंक पर ही नहीं अटके हुए होते। योद्धा ताबीज तो बस एक योद्धा बनने के लिए महाकाल का आशीर्वाद होता है। तो आगे क्या सोचा है? भानु ने देवराज से पूछा। सोचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहां महाकाल ले जाए वही चल पड़ेंगे, देवराज ने कहा। तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, सूर्य कबीला, वहां का माहौल किसी भी योद्धा के ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। वहां के माहौल में तुम्हारे दोनों बच्चे जल्द से जल्द शक्तिवीर रैंक में पहुंच सकते हैं, भानु ने देवराज से कहा। देवराज ने भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए हामी भर दिया। रुद्र और भैरवी दोनों ने सभी योद्धाओं से ट्रेनिंग रिसोर्स ले लिया था और वापस अपने बाबा के पास आ गए थे। रुद्र ने अपने बाबा के साथ के पास आकर कहा, देखो बाबा, हम दोनों ने उन सभी योद्धाओं के सारे रिसोर्स ले लिया। और अपने बाबा को देखकर मुस्कुराने लगे। लीडर, हम दोनों ने उन सभी योद्धाओं की लाश को ठिकाने लगा दिया है जैसा आपने कहा था। अब हमारे लिए क्या आदेश है? उन दोनों योद्धाओं ने अपना सर झुकाकर भानु से कहा, जो भानु के साथ आए थे, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। इनसे मिलो, यह मेरे जिगरी यार देवराज और उनके बच्चे भैरवी और रुद्रा है। और यह सभी हमारे साथ सूर्य कबीला चलेंगे। ये हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें अपने साथ ले जाने का इंतजाम करो। भानु ने अपने दोस्त के बारे में उन दोनों योद्धाओं को बताया। उन दोनों योद्धाओं ने देवराज और उनके दोनों बच्चों को नमस्ते किया और गाड़ी का इंतजाम करने चले गए। देवराज ने उन दोनों को जाते हुए देखकर कहा, भानु, ये दोनों योद्धा कौन है और ये तुम्हें लीडर क्यों बुला रहे हैं? पहचाना नहीं? ये दोनों वही योद्धा हैं जिन्हें तुम तलवारबाजी सिखाया करते थे, पवन और चमन सिंह, भानु ने मुस्कुराते हुए बताया। लेकिन इनका तो रैंक बढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन अभी ये महावीर रैंक के शीर्ष योद्धा बन चुके हैं। केवल 10 साल में ये दोनों इतनी शक्तिशाली कैसे हो गए? देवराज ने हैरानी जताते हुए कहा। हाँ, लेकिन जब ये दोनों जुड़वा भाई सूर्य कबीले की प्रथम प्रमुख की समाधि में गए तो उन्हें वहाँ क्लास 1 की एक मूल तकनीक, जुड़वा शक्ति मंत्रा, मिली। और उसके बाद से ही उनकी शक्तियों में इजाफा होने लगा और 10 सालों में ही यह महावीर रैंक के शीर्ष योद्धा बन गए, भानु ने उन दोनों योद्धाओं के बारे में बताते हुए कहा। और तुम्हारे लीडर क्यों बोल रहे थे? देवराज ने कहा। जब हमारे वर्तमान लीडर सकार ग्रह के भ्रमण पर गए तो उन्होंने मुझे सूर्य कबीले का अगला लीडर बना दिया और तभी से मैं सूर्य कबीले का लीडर हूं, भानु ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा। सच कहूं तो लीडर होना बड़ा मुश्किल काम है, भानु ने आहें भरते हुए कहा। और इतने में पवन और चमन दोनों एक घोड़ा गाड़ी के साथ वहां पर आए। लीडर, हम चलने के लिए तैयार है, भानु ने उनकी ओर देखकर हौं में सिर हिलाया। और सभी घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ गए और घोड़ा गाड़ी को चलते हुए पवन और चमन ने तेजी से सूर्य कबीले की तरफ चल दिए। उन्हें सूर्य कबीले पहुंचने में 2 दिन का वक्त लगा। जब 2 दिन बाद उनकी गाड़ी बिलास सिटी में पहुंची, बिलास सिटी में ही सूर्य पहाड़ी के ऊपर सूर्य कबीला मौजूद था। तो वहां का नज़ारा बेहद ही शानदार था। ऊंचे ऊंचे मकान, लोगों से भरे बड़े बड़े बाजार, हर तरह की चीज़ वहां पर मौजूद थे। पूरा बिलास सिटी चारों तरफ से जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ एक खूबसूरत शहर था। उनकी गाड़ी धीरे धीरे करके एक विशाल बस्ती की तरफ बढ़ने लगी, जहां बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को देखकर वे अजीब तरह की शक्ल बना रहे थे। तभी किसी ने एक बूढ़े आदमी के सामने जाकर उन्हें भानु और उनके साथ आए हुए लोगों के बारे में जाकर बताया। तो क्या हुआ, इस कबीले का लीडर है तो कुछ भी करेगा, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ में नाराज की साथ झलक रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी उसे बस्ती के अंदर गई तो सभी अपना काम छोड़कर उन्हें देखने लगे। पवन और चमन को देखकर सभी उनके सामने झुककर उन्हें नमस्ते करने लगे। तो कौन है ये बूढ़ा आदमी, और क्या ये बूढ़ा आदमी रुद्र और उसके परिवार के लिए परेशानी खड़ी करने वाला, और कैसी रहेगी रुद्र की आगे का रोमांचक सफर? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे इस कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर को सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 10 में भी एक योद्धा बन गया। रुद्र और उसके परिवार को लेकर भानु सूर्य कबीले पहुंच जाता है, जहां रुद्र और उसके परिवार को देखकर सूर्य कबीले वाले अजीब तरह का मुंह बनाते हैं और एक बूढ़ा आदमी उनके आने पर नाराजगी जाहिर करता है। एक आदमी एक बूढ़े आदमी के सामने झुककर कहता है, बुजुर्ग लीडर वापस आ गए हैं, लेकिन उनके साथ उनका पुराना दोस्त देवराज और 2 बच्चे भी साथ में आए हैं। ठीक है, उनका स्वागत करो और फिर सभी बुजुर्गों को दरबार में इकट्ठा होने को कहो। हमें उनसे कुछ मसलों पर बातचीत करनी है और लीडर को भी इस बारे में बता देना, उसे बूढ़े आदमी ने कहा। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है।
उसके जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है, भानु, भले ही तुम इस कबीले के लीडर होंगे, लेकिन अब भी तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। तुम्हें अब भी हम सभी बुजुर्गों की सहमति लेने की जरूरत है। और उसे बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उधर भानु और देवराज जब महल के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो कुछ लोग थालियां में फूल लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जब भी दोनों महल के अंदर चलकर आने लगे थे तो उन पर फूलों की बरसात होने लगी। ये देखकर रुद्र और भैरवी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहां खड़े लोग तो रुद्र और भैरवी को ही देख रहे थे और उनकी शक्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने कहा, उनके अंदर से उन्हें किसी भी तरह की शक्ति महसूस नहीं हो रही है। तो क्या इसका मतलब यही होता है कि यह कोई योद्धा नहीं, एक मामूली इंसान है? लेकिन ऐसे लोगों का यहाँ पर हमारे कबीले में आना माना है और बाहरी लोगों का आना तो सख्त माना है, तो फिर लीटर इन्हें अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आ गए? और इसी तरह की फुसफुसाहट पूरे कबीले के लोगों में होने लगी। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। उनकी बातें देवराज और भानु के कानों में भी पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने इन्हें अनसुना करने का फैसला किया। रुद्र और भैरवी तो इन सभी बातों से अनजान थे। दोनों तो महल की खूबसूरती को ही निहारते रहे थे। महल के अंदर एक बूढ़ा आदमी अपने हाथों में फूलों की माला लिए खड़ा हुआ था। भानु को आता हुआ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, लीडर आप वापस आ गए। भानु ने उसे देखकर मुस्कान भरे चेहरे के साथ कहा, नाइनवे बुजुर्ग ताजान, आप कैसे हो? लीडर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बसंत ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये क्या, आप तो पहले से पतले लग रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं, भानु ने मजाकिया लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर सभी वापस चले गए। भानु ने रुद्रा और उसके परिवार को तीन को एक एक कमरा देने को कहा जिसमें वह रुकने वाले थे। रुद्र और भैरवी अपने कमरे में जाते ही ट्रेनिंग करने लगे। रुद्र ने आते वक्त कबीले में मौजूद सभी लोगों पर एक नज़र डाली थी, जिससे उसे अंदाजा लग चुका था कि यहाँ मौजूद हर कोई एक योद्धा है और आगे उन्हें यही रहना है, तो उन्हें भी जल्द से जल्द एक योद्धा बना होगा, नहीं तो यहाँ रहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। रुद्र ने योद्धा का ताविज पाने के बाद से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वह पहले की तरह नहीं रहा। वह अब एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जितना ताकतवर हो चुका था और उसकी शक्तियों का पहला सितारा भी भरने की कगार पर पहुंच गया था। पूरे 3 दिन और 3 रात ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं अपने शक्तियों के पहले सितारे को भी भरने में कामयाब नहीं हो सका। क्या सच में मेरे अंदर कोई भी प्रतिभा नहीं है? रुद्र ने मन ही मन कहा। उसे अपनी ट्रेनिंग से संतुष्टि नहीं हो रही, इसलिए वह एक बार फिर अपने पैरों को मोड़कर ट्रेनिंग करने लगा। रुद्र जब अपनी ट्रेनिंग से बाहर आया तो सुबह हो चुकी थी और उसकी शक्तियां दूसरे सितारे पर पहुंच चुकी थी। ये देखकर रुद्रा खुशी के मारे झूम उठा। उसने कहा, अब आखिरकार मैं एक योद्धा बन ही गया। फिर बैकग्राउंड में एक गाना बजने लगा, मैं तो दारू पीहूं रे टोटा के आतला। हर किसी को एक योद्धा बनने के लिए अपने शक्तियों के पहले सितारे को पूरी तरह से भर करके दूसरा सितारा हासिल करना होता है। हर रैंक में 9 सितारे होते हैं। इन 9 सितारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले शुरुआती योद्धा 1 से 3 सितारे आते हैं, दूसरा माध्यम योद्धा जो 3 से 6 सितारों पर हो और तीसरा शीर्ष योद्धा जो शक्तियों के साथ 7 से 9 सितारों पर हो। उन्हें शीर्ष योद्धा के रूप में जाना जाता है। रुद्र के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रुद्र ने जब दरवाजा खोला तो बाहर नौकर खड़ा था जो उसे दरबार में आने के लिए बुलाने के लिए आया हुआ था। रुद्र ने उसे नौकर से कहा, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं, क्योंकि मैं इस कबीले का हिस्सा नहीं तो मेरा दरबार में क्या काम होगा? नहीं, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, आपको ही दरबार में बुलाया जा रहा है। उसे नौकर ने रुद्र से मुस्कुराते हुए कहा। तो क्यों बुलाया जा रहा है रुद्र को दरबार में, और क्या करने वाला है पहले बुजुर्ग? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे इस कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर को सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। रिलीव्ड फेस, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। स्माइल विद अ हेलो, स्माइल विद अ हेलो।